हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसराइल और फ़लस्तीनी क्षेत्र में पिछला हफ्ता काफी हिंसक रहा और यह हिंसा अब भी जारी है। कई दिनों के संघर्ष और अशांति के बाद इसराइल ने लोड शहर में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। आरोप ये था कि इस शहर में इजरायली अरबों ने दंगे भड़काए। ये इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक इजरायली सरकार ने साल 1966 के बाद अपने ही देश के एक अरब समुदाय पर आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो आप इन इजरायली अरब लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कौन हैं। आपने इसराइल को यहूदियों के देश के रूप में अवश्य सुना होगा, लेकिन ये गैर यहूदियों का भी देश है। इसराइल में इसराइली अरब समुदाय भी है, जिनकी विरासत तो फ़लस्तीनियों वाली है, लेकिन उनकी नागरिकता इसराइल की है। इसराइल की आबादी 90 लाख से कुछ ज्यादा है और इनमें से करीब 19 लाख लोग इसराइली अरब हैं। साल 1948 में इसराइल के गठन के बाद कई फ़लस्तीनी यहीं रह गए, जबकि करीब 7.5 लाख लोग या तो निकाल दिए गए या युद्ध के कारण पलायन करने को मजबूर हो गए। जिन्होंने इसराइल छोड़ा वो इसराइल की सीमा से लगे पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक और गजा के शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। जो इसराइल में रह गए वो अपने को इसराइली अरब, इसराइली फ़लस्तीनी या सिर्फ फ़लस्तीनी कहने लगे। इसराइली अरबों में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लेकिन बाकी फ़लस्तीनी समाज की तरह इनमें दूसरा बड़ा समूह ईसाइयों का है। 25 जनवरी 1949 में इसराइल का पहला चुनाव हुआ था। उसी समय से इन इसराइली अरबों को मताधिकार मिला हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि दशकों से वो इस देश में व्यवस्थागत उत्पीड़न का शिकार हैं। इसराइल में अरब और यहूदी समुदाय सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर एक साथ कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान एक सकारात्मक प्रभाव ये था कि दोनों समुदायों के बीच सहयोग देखने को मिला। दोनों समुदायों का एकीकरण नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम में भी देखने को मिलता है, जहां यहूदी और अरब मरीजों का इलाज एक अस्पताल में होता है और उन्हें एक ही डॉक्टर देखते भी हैं। इसराइल में 20% डॉक्टर, 25% नर्स और 50% फार्मासिस्ट इसराइली अरब ही हैं। लेकिन एक साझा राष्ट्रीय पहचान जो इसराइल के अरब और यहूदी नागरिकों को मिलाती हो, उसे ढूंढ निकालना मुश्किल है। उदाहरण के लिए इसराइली समाज में सेना केंद्रीय भूमिका निभाती है। यहूदी नागरिकों के लिए सेना में जाना अनिवार्य है, लेकिन अरबों को इसमें नहीं रखा गया है। इसराइली अरबों का कहना है कि उन्हें अपने ही देश में एक तरह से व्यवस्थागत प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इस बात का समर्थन करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल अपने यहाँ रह रहे फ़लस्तीनियों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव करता है। अप्रैल 2021 में आई ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अधिकारी अपने देश में रह रहे फ़लस्तीनियों के साथ साथ वेस्ट बैंक और गजा में रहने वाले फ़लस्तीनियों के खिलाफ रंगभेद अपनाते हैं, जो मानवता के खिलाफ एक अपराध है। हालांकि इसराइली विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को बेतुका और झूठ कहकर खारिज कर चुका है। इसराइली अरबों का कहना है कि सरकार का उनके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करने का लंबा इतिहास रहा है। वो यहूदी अधिकारियों पर राष्ट्रीय बजट में उनके साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव करने का आरोप भी लगाते हैं। देश में दोनों समूहों के लिए कानून भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए नागरिकों की योग्यता को लेकर इसराइली कानून यहूदी लोगों के पक्ष में है, जो अपने आप में इसराइली पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों। लेकिन ये स्थिति निष्कासित फ़लस्तीनियों और उनके बच्चों के लिए नहीं है। उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। साल 2018 में इसराइली संसद ने एक विवादित नेशन स्टेट लॉ पास किया, जिसने अरबी की आधिकारिक भाषा का दर्जा खत्म कर दिया। पहले अरबी को हिब्रू के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल था। संसद ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को यहूदियों के लिए विशिष्ट घोषित कर दिया। एक अरब इजरायली सांसद ऐमान ओहदे ने कहा कि जिस समय देश ने यहूदी वर्चस्व का कानून पारित किया था, उन्होंने इसराइली अरबों को ये बता दिया था कि वो इस देश में हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। इस बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने का वादा किया था, लेकिन ये भी कहा था कि ये सब बहुमत से ही तय होता है।